सितंबर टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन का जवाब देना है। एक सवाल है, तो क्वेश्चन क्या है? द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट, वाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है। इसका नंबर 1 जो ऑप्शन है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। नंबर 2, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरास। नंबर 3, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 नन। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देना है, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है आज ज्योग्राफी रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि आज आपसे प्रीलिम्स का भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सो ये एक चीज़ होगी और आगे हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो पहली जो चीज़ है आज की, यहाँ पे देखो ऐसी कुछ न्यूज़ हैं कि भी ये इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता होता हूँ कई बार कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ओपोजिशन। हम ये बोल रहे हैं कि 2024 में कोई भी जीते, किसी की भी गवर्नमेंट आए, लेकिन ओपोजिशन मस्ट बी स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है किसी भी एक पार्टी की तो उसमें ओपोजिशन का जो चीज़ है वो बड़ी कम हो जाती है, जो ओपोजिशन है वो मर जाती है। ओपोजिशन को जिंदा रहना चाहिए। कोई भी पार्टी पावर में आए, वेदर कांग्रेस, वेदर बीजेपी या फिर कोई भी थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट जो भी यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जी, यही बात की जा रही है कि जो ओपोजिशन है उसकी बात की जा रही है। सो उन्होंने यहाँ पे लीडिंग भारत यात्रा, राहुल कॉल्स फॉर डिफेंडिंग ट्राई कलर। ठीक है, तो ये एक चीज थी। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू, पहले तो ये GS2 से रिलेटेड है, लेकिन हमने इसको फिर GS1 के साथ में भी रिलेट किया है। GS2 से रिलेटेड ये है कि इंडिया और बांग्लादेश ने क्या बोला कि बोलते कि हम एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बना लेते हैं और जिससे कि हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ गंगा वाटर्स इन दी बांग्लादेश। ठीक है, पहली चीज। नंबर 2, यहाँ पे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस ज्वाइंट कमेटी का फॉर्मेशन का वेलकम किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है वो 1996 में होगी थी। अभी एक टेक्निकल कमेटी बनाई जा रही है जिसकी वजह से और भी जो चीजें हैं वो इंप्रूव हो पाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ में GS1 में कई बार क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। एक तो प्रयाग के बारे में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है और हमें क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जो है कनेक्ट होके कौन सा प्रयाग बनाती है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम यमुनोत्री की बात करें तो ये यहाँ पे देखिए यमुना ये सीधी निकल जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी, और भागीरथी फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे अगर अलकनंदा के साथ में अटैच होती है और यहाँ पे बनता है देवप्रयाग। ठीक है जी, देवप्रयाग यहाँ पे बन गया। सो यहाँ पे केदारनाथ जी से यहाँ से मंदाकिनी, और मंदाकिनी जब अलकनंदा के साथ में अटैच होती है तो रुद्रप्रयाग बन जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है पिंदार गंगा, पिंदर गंगा, और ये अटैच होती है अलकनंदा के साथ में, यहाँ पे बनता है कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से एक आ रही है जिसका नाम है नंदाकिनी, और नंदाकिनी अटैच होती है और इस चीज को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, तो मेन जो रिवर जिसके साथ में ज्यादा चीजें अटैच हो रही हैं वो है अलकनंदा। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, और ये सारे जो ऊपर से अटैच होते आते हैं, ठीक है, यहाँ पे धौली गंगा होगी और धौली गंगा के साथ में जब अलकनंदा अटैच हो रही है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विष्णु प्रयाग। सो नंबर 1 अलकनंदा के साथ में विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, ठीक है, याद रखना है। और नंबर 3 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कर्ण प्रयाग जो कि अटैच होता है किसके साथ में, पिंदर गंगा। फिर उसके बाद में मंदाकिनी जब अटैच हो रही है अलकनंदा में तो रुद्रप्रयाग, नंबर 4, नंबर 5 देवप्रयाग। फिर उसके बाद में हम इसको बोलने लग जाते हैं गंगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है प्रॉपर वे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और यू कैन ड्रॉ द मैप इन द मेंस एग्जाम ऑल्सो अगर गंगा के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट या फिर बड़ा कुछ क्वेश्चन आ रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो GS3 से रिलेटेड एक चीज आई हुई है, एक स्टेटमेंट है, जॉब्स एंड ग्रोथ की प्रायोरिटीज। बोला गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको बोला कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन हमारी अब ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो हम जॉब्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जॉब्स और ग्रोथ के साथ साथ में आपको प्रायोरिटी रखना चाहिए इन्फ्लेशन को। उसका रीजन क्या है, सपोज करके चलते हैं कि
एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो जो जॉब्स और ग्रोथ का आपका इंपैक्ट होना चाहिए वो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो पाएगा, वो अच्छे वे से चीज नहीं चल पाएगी। उसका रीजन क्या है, उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो आप 100 रुपीज आज की आपकी जो है इनकम है, ठीक है जी, और होता क्या है कि बिकॉज के आप ग्रोथ यहाँ पे दे रहे हो लोगों को, तो उनकी जो इनकम है वो 120 रुपीज हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल है समझने के लिए, छोटी स्टेटमेंट ले रहे हैं, छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, 120 होगी। लेकिन आप एक चीज सोचो कि 100 रुपीज में अगर इन्फ्लेशन कम थी तो आप ज्यादा सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा पीक पे चली गई, इंक्रीज हो चुकी है, तो मतलब क्या, यहाँ पे जो 120 रुपीज है वो भी आपको क्या लगेंगे, कम लगेंगे। मतलब जो आप जॉब और ग्रोथ को बना रहे हो, जो आप ग्रोथ करवाना चाह रहे हो, उसका फायदा तब होगा जब इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि लोग ज्यादा खरीद पाएंगे, लोगों के पास में ज्यादा चीजें आ पाएंगी, ठीक है। तो एक चीज ये यहाँ पे आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जो नेक्स्ट चीज, ये तो फ्रंट पेज की हमारी बात की। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अगेन GS2 से रिलेटेड है हमारे। और हमने देखा कि जो राजपथ जो हम जिसको बोलते थे, उसका नाम जो है रीनेम कर दिया गया है और नेम चेंज करके उसका रखा गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। तो कर्तव्य पथ जो है ये यहाँ पे नेम उसको बना दिया गया, ठीक है। तो कई बार बीच में पंजाबी आ जाती है तो मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट हमने जो आज एडिटोरियल डिस्कस करना है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू, वी कैन से GS1 एज वेल एज GS2, राइट। और ये वैसे भी एज अ होल हमें पता होना चाहिए। देखिए ये उस टाइम की बात है, उस टाइम की पिक्चर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज वी कैन से द ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और द ओस्ट पाकिस्तान। सो दो चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी वेस्ट पाकिस्तान और दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे स्पिरिट ऑफ 1971 की बात की जा रही है। इंडिया ने बड़ी एक अच्छी चीज से, अच्छी पॉलिसी से, जो हमारा यहाँ पे हम मान सकते ईस्ट पाकिस्तान मतलब दोनों फ्रंट से हमें लड़ाई का डर था, ठीक है, पहली चीज। इंटरनल सिक्योरिटी का डर था, फिर उसके बाद में इलीगल माइग्रेंट्स का डर था, वो हमने खत्म किया। यहां से ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करके हमने क्या बनवाया, यहाँ पे बांग्लादेश की क्रिएशन करवाई, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें नहीं थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली चीज, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका नंबर 1 पॉइंट था पॉलिटिकल इम्बैलेंस। पॉलिटिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि 1950s में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, GS1 में प्रॉपर वे में काम आएगा। देखो यार, यहाँ पे हो क्या रहा था, 1950s की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान स्टेट थी जो वो अनडेमोक्रेटिकली रन की जा रही थी और वहां पे मिलिट्री काइंड ऑफ रूल चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे जो बंगालीज थे, मतलब जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि आज का बांग्लादेश है, क्योंकि वहां पे तो यार बंगालीज ही थे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी कोई से नहीं थी, तो कोई मतलब यहाँ पे कुछ होता नहीं था और उनकी कोई बात भी नहीं सुनता था। तो उनकी जो पोजीशन थी वो पहले से इन्होंने क्या कर रखी थी, गड़बड़ा रखी थी, और इनके ऊपर इंपोज की जा रही थी कुछ चीजें। जैसे कि अब यहाँ पे तो बंगाली चलती थी, लेकिन वहां पे वो बोलते कि भाई उर्दू बोलो, आप उर्दू ही, सारा कुछ उर्दू से करना पड़ेगा, मतलब इंपोज की जा रही थी कई चीजें। नंबर 2, लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ द अवामी लीग, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबर रहमान की अवामी लीग थी और वहां पे ओवरऑल मेजॉरिटी आती है उनकी, बहुत अच्छी जीत होती है उनकी वहां पे इलेक्शंस में। और इतनी ज्यादा मेजॉरिटी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, मतलब ये वाला जो पार्ट था हमारा, दिस पार्ट, ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान क्या चाहता था कि भाई यहाँ पे हम उनको कुछ भी ना प्रोवाइड करें। आई होप आपको दिख रहा होगा साथ साथ में। तो वेस्ट पाकिस्तान ने सोचा कि भाई इनको ऐसे ही बोल देते कि हम इसको लीडर को कुछ भी नहीं देने वाले। तो ईस्टर्न प्रोविंशियल विंग जो था उसमें ऑब्वियस ही बात है कि यार प्रॉब्लम तो आएगी। अब कल्चरल डिफरेंसेस भी थे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बंगाली बोली जा रही थी और उनको फोर्सफुली बोल रहे थे कि भैया आपको उर्दू ही बोलनी है, उर्दू इंपोज कर रहे थे उनके ऊपर, उर्दू लिखनी है, उर्दू बोलनी है, उर्दू से सारा काम करना है। तो एक तो कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फिर डिमांड आनी स्टार्ट होगी फ्रीडम के बारे में, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे मैंने आपको बोला। सो पॉलिटिकल जो नेगोशिएशन थी वो फेल हो जाती हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी अंडर जनरल यहिया खान डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्रैकडाउन, ठीक है। और उन्होंने किया क्या, यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। रजिस को याद रखना है, ऑपरेशन सर्च लाइट।
और ऑपरेशन सर्चलाइट में उन्होंने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान में 26 मार्च 1971 को प्रॉपर सर्च करनी स्टार्ट कर दी। और वहां से होता क्या है, बहुत सारे लोग, मतलब लोगों को मारना एक काइंड ऑफ के मार देंगे हम लोगों को, ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से होता क्या है कि वहां से बहुत ज्यादा जो लोग थे इलीगल तरीके से हमारे इंडिया में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आ गए, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, वहां से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां पे रिफ्यूज जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, रिफ्यूजीज वो बन जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर उसके बाद में इंडो बांग्ला कोऑपरेशन। इंडो बांग्ला कोऑपरेशन में क्या होता है कि वहां पे एक मतलब जो आर्मी काइंड ऑफ चीज बनती है, ठीक है, सिविल आर्मी टाइप, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी, मतलब बांग्लादेशी गुरिल्ला रेजिस्टेंस मूवमेंट। और उसको साथ देता है इंडियन आर्मी वाले जो लोग हैं, हमारे इंडियन आर्मी हमारी, वो साथ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में होता क्या है, डिफीट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। डिफीट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो 16 दिसंबर 1971 जो जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, ठीक है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और जो कमांडर था पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस का लोकेटेड इन ईस्ट पाकिस्तान, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। और मैं आपको बता दूं, ये उस 1971 में इतनी बुरी तरह हराया हमने इनको, ठीक है, पाकिस्तान को, कि इनके कुछ 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सरेंडर किया, ठीक है। मैं इंडियन आर्मी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो छिपी हुई हिडन ट्रुथ यही है कि इंडियन आर्मी ने ही इनका जो है बुरा हाल किया उस टाइम पे। सो इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद में, या फिर इसी वजह से बोलते हैं कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। तो अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा चीजों पे बिलीव करते हैं हम, तो वो इंडियन आर्मी है कि भाई अगर कोई सिचुएशन को संभालना है तो इंडियन आर्मी को बुला लो, वो इंडियन आर्मी संभाल लेगी, कोई इशू नहीं आएगा उनको। तो अगर उनको पावर दे दी कि भाई ठीक है, यू कैन डू, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो फिर वो अपना कर देते हैं काम। तो इतनी बड़ी हार, इतनी बड़ी जीत, और उनकी इतनी बड़ी हार पहली बार मुझे लगता है कि सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुई, जहां पे 93,000 जो सोल्जर्स थे, उनके पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, उन्होंने भाई सरेंडर कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई लार्जेस्ट सरेंडर, देखो ना लिखा हो लार्जेस्ट सरेंडर सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और इसी तरह से फिर होता क्या है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। तो ये था स्पिरिट ऑफ 1971 का। उसके बाद में बांग्लादेश के साथ में हमारे कुछ इश्यूज रहे, पानी को लेकर ज्यादा इशू है, और उसमें हमने कुशियारा जो है रिवर, उसमें हमने सॉल्व किया, हमने गंगा वाला सॉल्व किया है। हमारा भी तीस्ता वाला रहता है, मुझे लगता है जल्दी तीस्ता वाला भी हो जाएगा। उसमें जो स्टेट है वेस्ट बंगाल की, वो थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, अदरवाइज मुझे लगता है अभी तक तो ये सॉल्व हो जाना था, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है आज हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू रीड। तो यहाँ पे हमें सीएसआर के बारे में राजे पता होना चाहिए। अभी ये सीएसआर है क्या? देखो आपने ना कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि भाई इस फिल्म स्टार ने इतना दान कर दिया, इसने इतना दान कर दिया। भाई वो पता क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई उनको बोल दिया गया कि अगर आप कोविड के अंडर, ठीक है, वो जो फंड बनाया था, अगर आप इसमें जो है चीज का अपना पैसा डालोगे तो उसको हम सीएसआर के अंडर क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है, कि वी विल बी काउंटिंग दिस अंडर दी सीएसआर। हम सीएसआर के आर उसको अंडर काउंट कर देंगे। सो ये चीज एक होगी। तो भाई वो कहते ठीक है, भी हमें तो वैसे भी सीएसआर देना ही था, ठीक है, वो क्योंकि मैंडेटरी है, तो हम इस तरह से दे देते हैं कोविड के टाइम पर। हमें लग रहा है कि यार इसने तो 2 करोड़ दे दिया, किसी ने 10 करोड़ दे दिया, किसी ने 50 दे दिया। तो हमें अपनी चीजों से लग रहा है एज अ, है ना, सिटीजन और एज अ पीपल, हमें लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा दान चल रहा है। लेकिन उसमें है था क्या कि आप सोचो कि भाई सीएसआर वैसे भी मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसके अंडर दे दिया तो ऑब्वियसली उनकी प्रमोशन भी होगी, ठीक है, और सीएसआर भी चला गया। चलो ठीक है, बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो सीएसआर के बारे में देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब सीएसआर है क्या? इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, या फिर कोई भी लोग हैं, वो हमारे नेचर को, हमारी चीजों को, हमारे रिसोर्सेज को यूज करके वो चीजें कमा रहे हैं। तो उनका एक मतलब बनता है उनका कि भाई आप कुछ पैसे दो, ठीक है, सोसाइटी को, कि आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो जिससे कुछ चीजें बन पाए। जो इंडिया है वहां पे कॉन्सेप्ट आता है सीएसआर का, और ये गवर्न होता है बाय द क्लॉज ऑफ 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट सीएसआर स्पेंडिंग अलोंग विद द फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सीएसआर एक्टिविटीज। लेकिन सीएसआर देना किसको है, वो भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सीएसआर उसको देना है जिसकी एनुअल टर्नओवर है 1000 करोड़, ठीक है, या फिर और है यहाँ पे, आपने याद रखना इसमें से एक भी कंडीशन पूरी होगी तो आप सीएसआर देना पड़ेगा आपको। आपकी नेट वर्थ है 500 करोड़ की और मोर, या फिर आपका नेट प्रॉफिट था 5 करोड़ का और मोर,
तो अगर ये कंडीशन बनती है तो इनमें से एक भी है तो आपको ये जो CSR है वो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरी जो चीज है, CSR पे करना पड़ेगा। जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है पिछले 3 साल का, जैसे सपोज कर लो आपका प्रॉफिट आ रहा है कुछ 600 करोड़, ठीक है, 3 साल का आपका प्रॉफिट है 600 करोड़, उसका एवरेज कितना हो गया, ऑब्वियसली 600 डिवाइडेड बाय 3, तो वो 300 करोड़ हो गया, उसका 2% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी 6 करोड़, अराउंड 6 करोड़। तो ये चीज है। अब आप CSR सपोज कर लो, आपको लगा कि हाँ हाँ मैंने CSR देना है, लेकिन आपको कुछ एक्टिविटीज बता दी कि अगर आप अपने पैसे यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो भी हम उसको CSR के अंडर लेंगे, जैसे कि इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है, प्रमोशन कर रहे हो आप एजुकेशन की, जेंडर इक्वालिटी, इंपावरिंग विमेन। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो विमेन की इंपावरमेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई स्कीम चला देंगे, ठीक है, कुछ आपको लेक्चर देने के लिए आएंगे, वो जो सारी चीजें एजुकेशन में आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में HIV के लिए, कुछ डिजीज के लिए आप काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, और ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हमने पहले भी बात किया, तो या फिर आप फंड्स दे रहे हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस, मिनोरिटीज एंड विमेन एटसेट्रा। तो ये चीज CSR के बारे में, आई होप आपको ये जो चीज है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज हमारे मेजर 2 टॉपिक हो चुके हैं अभी, ठीक है। पहला टॉपिक जो ये स्पिरिट ऑफ 1971, और दूसरा टॉपिक है ये CSR वाला, ठीक है। तो कई बार हो जाता है CSR वाला, तो इसमें ये चीज आपने याद रखनी है। अब एक चीज और, ये क्या याद रखोगे कि भाई अभी वो जो ग्रुप था कल बन नहीं पाया टेलीग्राम पे, आज ग्रुप बनाते हैं और उस पे देन यू कैन सेंड योर आंसर्स इन द ग्रुप ओनली, ठीक है। तो आईडी पे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी पे डेली मैसेजेस भी आते हैं और आंसर्स भी आते हैं, तो बीच पीछे रह जाते हैं और मुझे टाइम लग जाता है, तो उतना कर नहीं पाते हम उसको, ठीक है। तो ग्रुप में भेजोगे तो चेक भी कर दिया करेंगे, और आपको दूसरों के आंसर भी, मॉडल काइंड ऑफ आंसर के भी आप दूसरों का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरों का देख लेके यार अच्छा इसने ये लिखा था, उसने ये लिखा था, ठीक है, इस तरह की चीज करनी है। अब आगे देखते हैं भाई। आगे आता है कि ये बिल्कुल पसंद नहीं आई चीज। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे ना एक इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, जिनका नाम है अर्शदीप सिंह, एंड ही इज फ्रॉम पंजाब, ठीक है। और वहां पे होता क्या है, ही इज अ गुड बॉलर, मुझे यहाँ जहां तक पता और जहां तक मैंने देखा है कि ठीक है वो गुड है बंदा। अब ठीक है, डेथ ओवर्स में बढ़िया तरीके से डिफेंड करता है स्कोर को, लेकिन होता क्या है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और इंडिया पाकिस्तान के मैच चलते हुए एक कैच आता है, कैच था बड़ा ही सिंपल सा, और उनके हाथ से जो बॉल है वो छिटक जाती है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा प्रेशर है और वहां पे लाइट्स भी हैं, ठीक है। और दूसरी तीसरी बात जो है मेन के, वहां पे बहुत ज्यादा शोर है और प्रेशर तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि क्रूशियल मैच था। तो कैच अब अगर ड्रॉप हो गया तो भाई उन्होंने क्या किया कि कैच ड्रॉप होने से थोड़ा सा हम क्या है कि हार गए। अब उसके बाद में लोगों ने बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है भाई। वो एज अ नेशनलिस्ट, एज अ नेशन के लिए ही खेल रहे हैं, और नेशन के लिए खेलते हुए उनके भी उतने ही जज्बात हैं जितने अपने हैं। हम अपने घर पे बैठ के उतने जज्बात शायद से नहीं दिखा सकते, या शायद से हम यहाँ पे ज्यादा दिखा सकते हैं, उनमें में भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, है ना। और आउट ऑफ 137 करोड़, ठीक है, और 135 करोड़ पीपल, तो उनको वो 11-12 जो लोग हैं उनको चुन के लेके जाया जाता है भाई। तो आप एक खुद सोचो कि भाई इतना ज्यादा आप किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अभी विकिपीडिया पे क्या हुआ, विकिपीडिया पे उनको एडिट कर दिया गया उनका अकाउंट, और वहां पे लिख दिया गया ही इज फ्रॉम खालिस्तान एंड ही वाज प्लेइंग फॉर द खालिस्तान, ठीक है। मोर ओवर के भाई खालिस्तान की टीम के लिए खेल रहे थे, और इसी वजह से इस तरह से एंड के भाई उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, ये जो चीज है वो वहां पे लिखी गई। अब इसमें ना एक कंट्रोवर्सी आ गई भाई, विकिपीडिया पे इस तरह से चेंज कैसे हो गया। भाई जिन्होंने चेंज किया है वो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं, ठीक है, कि जो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो इंसाइक्लोपीडिया काइंड ऑफ चीज है यार। विकिपीडिया पे क्या होता है कि यू कैन चेंज, एनीवन कैन चेंज। यहाँ पे ये नहीं कि वो जो लोग हैं वो खुद चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अनलाइक ट्रेडिशनल इंसाइक्लोपीडियाज दैट हैव एंटायर्स फ्रॉम प्री आइडेंटिफाइड ऑथर्स, ऑल ऑफ द विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया कंटेंट इज यूजर जनरेटेड, ठीक है। तो यूजर जो है वही जनरेट करते हैं, तो उन्होंने चेंज कर दिया और वहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी। सो विकिपीडिया को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना चाहिए इन चीजों को, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हाँ ऑब्वियसली यार, हर एक बंदा अगर कोई भी चीज देखना चाहता है वो विकिपीडिया करता है ना। जब उन्होंने कैच छोड़ा होगा या कुछ भी किया होगा तो मे बी हमने विकिपीडिया लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा, और उसका रिजल्ट आप देखो यार क्या निकाल रहे हो आप, है ना। सो दिस इज रॉन्ग, ये एक अच्छी चीज नहीं है हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पैकेज्ड कमोडिटीज।
तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं पैकेज जो कमोडिटीज़ है कई बार उस पर लिखी रहती हैं कि यार इसमें इतना ये मिलेगा, इतना ये डाला हुआ है, ये चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ये चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखा गया कि मैंडेटरी होने के बाद में भी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या मैंडेटरी, एक तो नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कॉमन और जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी, नेट क्वांटिटी, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर हो गया, एमआरपी, ये सारी चीज़ें लिखनी बड़ी जरूरी हैं। लेकिन कई चीज़ें लोग हैं जो वो नहीं लिखते, जो मतलब ये कमोडिटीज़ वाले लोग हैं। तो 9 क्लोज 1 सब क्लोज ए है जो वो कहता है कि डिक्लेरेशन ऑन पैकेज मस्ट बी लेजिबल एंड प्रोमिनेंट, वो पढ़ी जानी चाहिए और प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि छिप छिपाके से लिख दिया, एमआरपी बिल्कुल नीचे लिख दिया छिप छिपाके से, वो यार चीजें तो आप दिखाओ ना, कंटेंट क्या है उसमें पता तो चले, क्या खा क्या रहा है बंदा, ठीक है। नेम और नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल बी मेंशन ऑन द पैकेज, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कि जो लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स या फूड वाले हैं जो अपना कंटेंट नहीं बताते कि हमने इसमें डाला क्या है। तो भाई उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपको एटलीस्ट जो 2 मेन कंटेंट है मतलब प्राइम कंपोनेंट्स है उसको तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा इसमें डाल के रखा है। ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया इंग्रेडिएंट्स सच थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, उसको प्रॉपर बताओ क्या है। जो मिसलीडिंग चीजें उसको छोड़े लोग, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से या चीजों के देखने से है ना वो हो जाता है कि हाँ यार ये चीज इस तरह से काम कर देगी, तो इस तरह से काम कर देगी का इन दी सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि भाई सारी चीजें बहुत सही होंगी। तो हमें अगर सही तरीके से पता चलेगा तभी हम उसको खरीदने की कोशिश कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, जो नेक्स्ट चीज आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज अबाउट द पीएम श्री स्कीम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, ठीक है, और फॉर द मेंस पर्पस आल्सो यू कैन मेंशन द पीएम श्री स्कीम, ठीक है। सो ये आपकी GS2 से रिलेटेड है, वैसे तो सारी स्कीम से रिलेटेड हो जाती है। यहाँ पे देखिए पीएम श्री स्कीम है क्या, इसका नाम है, अगर हम इसको ओपन करेंगे श्री की फुल फॉर्म बनाएंगे तो स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इज द नेम ऑफ द पीएम श्री। तो ये इंप्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को इंप्लीमेंट करने के लिए बात है। गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स यहाँ पे क्रिएट करने की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को एक अच्छा मॉडल स्कूल यहाँ पे हम बनाएंगे। तो जो स्कूल्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। जो अपोज करेंगे हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, पहले स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाएंगे देन ओनली हम उस स्कूल को एज अ पीएम श्री स्कीम के अंडर लेंगे। अब इस चीज में फायदा क्या होगा, इस स्कीम के अंडर जो भी स्कूल आएगा उसको वोकेशन कोर्सेज करवाने स्टार्ट किए जाएंगे, प्रमोशन की जाएगी फ्रॉम द क्लास 6 ओनली, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज द ऑप्शन टू एग्जिट स्कूल इन क्लास 10 विद द ऑप्शन टू री एंटर इन क्लास 11। और यहाँ पे ये जो स्कूल है 2 करोड़ रुपीज है जो वो रिसीव करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होएगा, और उसमें जो प्रिंसिपल है और लोकल कम्युनिटी है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो 40% ऑफ द फंड खुद से यूज कर पाएंगे। जो पीएम श्री स्कीम है वो प्रोवाइड करेगी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो कि डेवलप करेगी फॉर द मेजरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने पीएम श्री स्कीम के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट चीज है GS2 से रिलेटेड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, और यहां पे बोला जा रहा है आपने बताना है ये कमेंट सेक्शन में कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सूरज जी कमेंट सेक्शन में बताओगे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, इंडिया फेसिस थ्रेट ऑफ सिविल वॉर सेज गिलोट। ये पता नहीं यार कहां से बातें आ जाती हैं कि मुझे समझ में नहीं आती कई बार, तो क्या ही सिविल वॉर की कंडीशन मतलब बन तो नहीं रही, अगर बोलोगे तो शायद से बन जाएगी, फिर और क्या है, फिर लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। WHO टू स्ट्रेस प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये GS3 से रिलेटेड है रजन न्यूज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता है कैसे होते हैं कि अभी जो कम्युनिकेबल नहीं है, जो एक दूसरे से नहीं फैल रहे लेकिन उनका जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, लाइक डायबिटीज, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना चाहिए, उन पे स्ट्रेस देना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है हमारा इंडिया आफ्टर चाइना डायबिटीज में सबसे आगे है, ठीक है। आस्थमा हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको बहुत सारा हो रही हैं तो उसको ठीक करना पड़ेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, टेंड टू बी लॉन्ग ड्यूरेशन, रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। ये द मेन टाइप ऑफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गए, और डायबिटीज जैसे अस्थमा जैसे हमने पहली बात किया, या फिर पल्मोनरी डिजीज,
डिजीजेस, ठीक है। तो इन तरह के डिजीज के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी सेशन हुआ है भूटान में, उनके ऊपर भी यही बात की जा रही है कि भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और जो नियरली हाफ दीज डेथ अकर प्री मेच्योरली बिटवीन द एजेस ऑफ 30 एंड 69 इन 2021। बड़ी मतलब अजीब बात है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज की राजे बात करेंगे। नेक्स्ट चीज, जाई एंड पुतिन सेट टू होल्ड टॉक्स इन उज्बेकिस्तान। टॉक्स करते रहने दो, क्योंकि इसमें एससीओ की बात की हुई थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हम पहले बड़ी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनको बोलो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमें लोकेशन पता होनी चाहिए उज्बेकिस्तान की। देखो उज्बेकिस्तान के साथ में पहली चीज वो आपने याद रखना है अरल सी के बारे में। सो अरल सी किस किस के बीच में आ रहा है यहाँ पे? दिस इज कजाकिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ में किस किस की बाउंड्री लग रही है? कजाकिस्तान की, यस। नंबर 2 किर्गिस्तान, यस। ताजिकिस्तान, एंड दिस इज अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और एक चीज, अगर आप बड़े अच्छे से देख रहे हो तो ये बताओ भाई, ये वाला सी कौन सा है जो कि इसके साथ में लग रहा है? आपके कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ में लग रहा है। सो उज्बेकिस्तान के साथ में एक ही सी लग रहा है जिसका नाम है अरल सी, दिस इज ताशकंद, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो याद रखनी है आपने ये चीज को। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं भाई। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके देखो, यही सेम चीज इन्फ्लेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे। यार क्यों नहीं देना ध्यान इन्फ्लेशन पे? महंगाई कर दो और कर दो, फिर और क्या होगा? ऐसे नहीं होता, थोड़ा इन्फ्लेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ग्रोथ के साथ मैंने एग्जांपल भी नहीं तो कोई फायदा नहीं होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, इंडिया आईज IMF सपोर्ट अहेड ऑफ G20 चेयर। G20 के बारे में पढ़ते हैं, देखो आराम से बैठ के, अरे खुल जा। G20 के बारे में देखो, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज का, और जो है यूरोपियन यूनियन इसमें आती है। फाउंड हुआ था 1999 में, ठीक है। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे IMF और वर्ल्ड बैंक के। इसके मेंबर्स है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। अब आप सोचोगे सारे बोलेगा, और ये याद करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था, ग्रुपिंग में क्वेश्चन आया हुआ था। नाइजीरिया 20th मेंबर, ठीक है, एंड वॉज ड्रॉप्ड एट द लास्ट मिनट ड्यू टू पॉलिटिकल ट्रबल्स एट द टाइम, ठीक है। और मेंबरशिप कॉम्प्राइजेज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। फंक्शनिंग कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, रोटेशन होती रहती है, जिसके पास चेयर वहीं पे एक तरह के आप हेडक्वार्टर मान के चलो। फिर उसके बाद में 5 मेन ग्रुप है भाई, ठीक है। इंडिया सेकंड ग्रुप में आता है। जो G20 का एजेंडा है दैट स्टिल डिपेंड्स हेविली ऑन द गाइडेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर्स, ठीक है। और इज फाइनेंस्ड बाय अ यूनिक सिस्टम ऑफ शेरपास। और इसमें अनदर फीचर G20 क्या है? त्रोइका मीटिंग। त्रोइका मीटिंग क्या होती है कि जो बंदे के पास में G20 की पास्ट चेयर थी, जिसके पास में प्रेजेंट और जिसके पास में नेक्स्ट आएगी, उन तीनों की मीटिंग होती रहती है। इसको हम बोलते हैं त्रोइका मीटिंग, राइट। चलो भाई, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। कल वाले न्यूज़पेपर में हमने स्टार्ट किया, आज से दोबारा पेस पकड़ रहे हैं, और इसको और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा कोशिश चलती रहेगी। सो कल को दोबारा से मिलेंगे। टिल दी टाइम रिवाइज योर नोट्स एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और भी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।